हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BRV एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पोषण। और रेलवे के हर एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। आप हर शिफ्ट उठाकर देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और बच्चों, चैप्टर थोड़ी बड़ा है तो एक वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि मैं लेंदी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो हम 20-20 मिनट के या 15-15 मिनट के ये पार्ट्स वाइज हम लाते रहेंगे। ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से फुल डिटेल के साथ में समझाऊंगी और लास्ट में इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी। आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत करने से पहले बच्चों प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो मिलते रहें और आप पढ़ाई करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज हमारा टॉपिक है पोषण। और हम पोषण में सबसे पहला जो आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हम किसे कहते हैं? तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक कार्बनिक यौगिक है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। यह शर्करा, स्टार्च और फाइबर के रूप में पाए जाते हैं और कई खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे अनाज, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद इत्यादि। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सरल, बच्चों यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सरल शर्करा लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा से लेकर के जटिल शर्करा, यहाँ पे भी शर्करा लिखा हुआ है, तक के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। ये तीनों कार्बनिक यौगिक हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे कि अनाज में क्या आ जाता है? चावल आ जाता है, गेहूँ आ जाता है। तो हम इनको क्यों खाते हैं? ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। ठीक है, डेयरी उत्पाद हो गए, बाकी सब्जियां हो गई। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सरल शर्करा से लेकर के जटिल शर्करा तक के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड, जो मोनोसेकेराइड क्या होता है? जो मोनोसेकेराइड होता है तो वह किसी भी 2 अणुओं में नहीं टूटता है और यह सबसे सरल शर्करा होती है। इसके अंतर्गत आ जाते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। इनको 2 भागों में बिल्कुल बांटा भी नहीं जा सकता है। अब जो डाइसेकेराइड हम देखते हैं, जो डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये डाइसेकेराइड होता क्या है? तो डाइसेकेराइड वो होता है जिसमें 2 अणुओं से मिल करके एक शर्करा का निर्माण होता है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं डाइसेकेराइड। और इसके पाचन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर में पच जाता है। इसके जो उदाहरण हैं ये हैं सुक्रोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, अब आते हैं पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड क्या है? तो बच्चों, पॉलीसेकेराइड एक इतना जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसको मनुष्य पचा नहीं सकता। ठीक है, यह मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है।
इसके उदाहरण हो जाएंगे स्टार्च, डेक्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और पैक्टिन। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा, एक टेबल मैंने यहाँ पे भी डाल दी है ताकि आपको साफ साफ समझ में आए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, जैसे हमने वहाँ भी देखा है, अब यहाँ भी आपको बता देती हूँ मैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो का अर्थ होता है 1, डाई का अर्थ होता है 2 और पॉली का होता है बहुत, मतलब 2+ यानी 2 से ज़्यादा। तो इसके जो उदाहरण होते हैं ये होते हैं 3, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ओलिगोसेकेराइड, इसको डाइसेकेराइड को ही हम ओलिगोसेकेराइड कह देते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे सुक्रोज, ग्लैक्टोज और माल्टोसेकेराइड। जैसे स्टार्च है, स्टार्च हमें किससे प्राप्त होता है? तो स्टार्च हमें हो जाता है मंड से प्राप्त हो जाता है, जो चावल का मंड होता है उससे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और सेल्यूलोज तो पेड़ों से ही प्राप्त होता है। ग्लाइकोजन, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित करता है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कभी कभी इनका अनुपात पूछ लिया जाता है और इनके फार्मूला पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए मैंने फार्मूला भी डाल दिया है और इनका अनुपात भी डाल दिया है कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ये कुल मिलाकर के हो जाता है 1:2:1। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला हो जाता है C6H12O6 हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा कार्बोहाइड्रेट यहीं पे समाप्त हुआ। कार्बोहाइड्रेट में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए, 110% आपको यहीं से आएगा एग्ज़ाम में। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट आता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ही ये सारे से जो मटेरियल लिया हुआ है, मैंने देखकर ही लिया हुआ कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब हम बसा पे आते हैं। बसा क्या है? तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। जहाँ भी अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं आपको वहाँ पे बता दे रही हूँ कि गलतियाँ कहाँ पे हो गई है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और मेरे समझाने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। टाइपिंग से आपको मतलब नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझ कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं बसा। अब बसा क्या है? तो बसा जो है कार्बनिक यौगिक है। बसा एक कार्बनिक यौगिक का समूह है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना लिपिड भी कहा जाता है, यानी इसको लिपिड भी कहा जाता है। यह शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वेरी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। बसा जो बसा है, बसा हमारे शरीर के कोशिका उत्पादन में, मतलब कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिका उत्पादन का अर्थ है जो हमारी कोशिकाएं बन रही हैं हमारे शरीर में, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा हार्मोन्स उत्पादन में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बसा है यह कोशिका उत्पादन और हार्मोन्स उत्पादन दोनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऊर्जा उत्पादन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 ग्राम बसा बराबर 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
आगे चलते हैं। अब फैट के प्रकार देख लेते हैं, वसा के प्रकार देख लेते हैं। तो हम तीन भागों में इसको विभाजित करेंगे। जो वसा है, वसा को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। रंगों के आधार पर, वसा के एकत्र होने के स्थान के आधार पर और वसा प्राप्ति के स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो देखते हैं रंगों के आधार पर वसा की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। तो सफ़ेद फैट कोशिकाएं, भूरी फैट कोशिकाएं और बेज फैट कोशिकाएं। अब वसा के एकत्र होने के आधार पर देख लेते हैं। इरसेल फैट, सबक्यूनियस फैट, सबक्यूटेनिस फैट, विसरल फैट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है वेरी IMP। पेपर में हमारे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो ये बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये हो जाएगा ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस। सबसे ज़्यादा यहीं से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर फैट से आपके क्वेश्चन अगर बनते हैं, स्पोर्ट पोर्शन से ही बन जाते हैं, यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए फैट में सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड पढ़ने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, अब बाकी आप छोड़ सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारे जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड हो जाते हैं। अब देखते हैं संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड क्या होते हैं। सैचुरेटेड क्या होता है? तो संतृप्त वसा, जिसे अक्सर अस्वास्थ्यकर वसा माना जाता है। ठीक है, एक प्रकार का आहार वसा है जो कमरे के तापमान पर ठोस होता है। यह मुख्य रूप से पशु उत्पादों और कुछ पौधों के तेलों में पाया जाता है। संतृप्त वसा विशेष रूप से अधिक मात्रा में हृदय रोग के लिए खतरा बढ़ा सकती है, क्योंकि यह खराब या कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। जो संतृप्त वसा होगा, सीधे शब्दों में समझते हैं, जो संतृप्त वसा है वो हमारे शरीर में जो हमारा फैट बढ़ जाता है, हमारा मोटापन बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हमारा बढ़ जाता है। और मेन यही है कि संतृप्त वसा जो होता है शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। संतृप्त वसा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मक्खन हो गया, घी हो गया, चर्बी हो गई और लौड हो गया, नारियल तेल हो गया, ताड़ का तेल हो गया और पूर्ण वसा वाले जितने भी और पदार्थ हो जाते हैं वो सभी संतृप्त वसा के उदाहरण हो जाएंगे। अब देख लेते हैं असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा का अंग्रेजी में अर्थ असंतृप्त वसा होता है। रसायन विज्ञान में संतृप्त वसा की पहचान उसके फैटी एसिड की श्रृंखलाओं में कार्बन अणुओं के बीच एक या अधिक दोहरे तिहरे बंधों की उपस्थिति से होती है। तो जैसे जो रासायनिक रूप से इसकी पहचान कैसी होती है, असंतृप्त वसा की पहचान कैसी होती है रासायनिक रूप से, आपने देखा होगा A ट्रिपल बॉन्ड C, B डबल बॉन्ड C, जो ये होते हैं ये हमारे बॉन्ड हैं। ठीक है, इन बॉन्ड के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये संतृप्त है या असंतृप्त वसा है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वह संतृप्त वसा होगा, और अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो यह असंतृप्त वसा होगा। ये वसा आमतौर पर कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं, यानी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि ये कमरे के तापमान में ही ये
तरल अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए हमारे हार्ट में इसका जमाव बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब हमारा रक्त जो होता है बहुत अच्छे से फ्लोट करता है, तो इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण हैं, जैसे हो गया जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, कैनोला तेल, एवोकाडो का तेल, नट्स में हो जाएगा जैसे बादाम, अखरोट हो गया, और मछली जैसे आदि तेल जो होते हैं वह असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं माने जाते, बल्कि हमारे शरीर के लिए ये लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे। कल इसके आगे जितने भी पार्ट हैं हम आपको कल बताएंगे। आगे हमारी ये क्लास 2 से 3 पार्ट में आएगी, क्योंकि टॉपिक हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो आप प्लीज़ इसका वेट कीजिएगा और बहुत अच्छे से क्लास को पढ़िए, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास जो हमारी है वो कल आ जाएगा, इसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। बाय।